ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। पिछली क्लास में हमने पूरा वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे कि वेक्टर क्या होते हैं, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। आज अपन पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो दिस इज पेज नंबर 1, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को कभी भी सीधा सीधा ऐड नहीं करते। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कुछ केसेस में पहले बता दूं आपको यहाँ पे। दैट इज फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मतलब वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या होता है बेटा वेक्टर एडिशन का? सपोज ये कोई वेक्टर है, दिस इज O एंड दिस इज A, और ये कोई वेक्टर B है यहाँ पर, O से लेकर B, A से B तक। तो ये दो वेक्टर हैं। आपको दो वेक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर की टेल आए। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये बनेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R। रिजल्टेंट हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? नाउ लेट A and B are two vectors। ये दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, two vectors, they are two vector, then their resultant is vector R such that vector R is equals to A plus B। लिखो या उलट के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, B plus A लिख दो। और ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करोगे इसको? ज्योमेट्रिकली इस तरह से आएगा कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल आना चाहिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक बनेगा। तो ये रूल है। हाँ, ये रूल है बेटा, दिस इज द रूल, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रूल है। तो आप पलट के भी लिख सकते हो B plus A। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप OA, अभी समझ लो, उसके बाद पूछना फिर OA plus AB is equals to OA plus AB। आपने किया, ऐड किया, O से A एक वेक्टर हो गया और A से B दूसरा वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर में O से A में इन दोनों को सुपर इम्पोज अगर करते हैं अपन, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो किसके बराबर बचेगा? दैट इज इक्वल्स टू के बराबर। ठीक है ना? तो OA क्या है यहाँ पे? दिस इज वेक्टर A, AB क्या है? वेक्टर B, और OB कौन सा है? दिस इज वेक्टर R। तो ये ग्राफिकल मेथड है दो वेक्टर को ऐड करने का। दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू वेक्टर। इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे मान लो OA वेक्टर लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर A। तो इसमें O पॉइंट क्या है? दिस इज द टेल, और ये क्या है यहाँ पे? इसको आप बोलोगे, इसका हेड बोलोगे। सर हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो हेड और टेल है? हाँ, और B वेक्टर का मतलब OB वेक्टर क्या है यहाँ पे? दिस इज B वेक्टर। तो इसमें ये जो O पॉइंट है, ये सॉरी AB वेक्टर, ये AB वेक्टर है, B वेक्टर इस AB वेक्टर, ये क्या है यहाँ पे? इसकी टेल है, और ये क्या है यहाँ पे? इसका हेड है। तो ट्रायंगल रूल ये रहता है वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल रूल, कि जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो बेटा, ठीक है, जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, जैसे ये अरेंज है ऐसे,
तो जब आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का सम वो कहां से कहां तक आएगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक आएगा। ये रूल है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड हाउ टू ऐड द टू वेक्टर। समझ गए या नहीं? देखो, समझ गए? यस समझ गए या नहीं? अच्छे से समझते हुए चलना, कोई डाउट आएगा तो 50 बार बताऊंगा मैं। सब कुछ पूछो अभी यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ सर वो हेड और टेल कैसे पहचानेंगे हम? क्या बेटा? हेड और टेल। हेड, हाँ सर कैसे पहचानेंगे? हेड और टेल पहचानने का तरीका ये है, जहां पर एरो आपकी एंड हो रही है या जिस डायरेक्शन पे जा रहा है एरो, तो वो हेड कहलाएगा। और जहां से स्टार्ट हो रहा है एरो के अकॉर्डिंग पहचानोगे हेड और टेल। मैंने पिछली क्लास में भी तो बताया था ना आपको, हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर बना है, यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, ये ए है। अगर एरो का डायरेक्शन ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज हेड। हेड। और ये क्या सर तो फिर एरो दिया रहेगा कि हमको पेपर में भी? हाँ ये दिया रहता ना, हेड और टेल के बगैर कैसे करोगे, बिना एरो के कोई सेंस नहीं है। अगर सिर्फ एक लाइन खींची हुई है यहाँ पे, जैसे ये सिर्फ एक लाइन दे दिया ओ ए, तो ये सिर्फ लाइन है, ये वेक्टर के लिए लाइन नहीं है। वेक्टर के लिए हमेशा एरो के साथ में ही लाइन बन के आएंगी। समझ गए? ओके सर, समझ गया। समझ गए अभी? यस सर। अगर आपको वेक्टर के लिए लाइन शो करना है तो वो बिना एरो के नहीं आएंगे, एरो के साथ में ही आएंगे। बिना एरो के लाइन नहीं ड्रॉ होती। और आज अभी देखो भाई, आप सभी बच्चे क्लास को लीव नहीं करना किसी भी कंडीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं आज, ध्यान रखना। क्लास सर को आप किसी कितने देर हाँ तक पढ़ाएंगे? क्या, सर कितने देर तक क्लास चलेगी? 12:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, क्लास को लीव ओके नहीं। सर। ओके, ये समझ गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? सर अगर एरो नीचे की तरफ रहा तो? एरो नीचे की तरफ रहा मतलब? सर मतलब जो एरो ऊपर जा रहा है वो नीचे की तरफ रहा और रिजल्टेंट ऊपर की तरह रहा था सर। अभी मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ ना, वहां पे डायग्राम से अपन सर मैं कुछ पूछूं सर? हाँ सर वो जो बी वेक्टर है, अगर उसका एरो नीचे होता है तो फिर हेडेड टच होते ना? हाँ यस सर, यही वाला यही वाला। अभी रुक तो जा तू, अभी इतना समझा कि नहीं, ये रूल समझा है कि नहीं? अभी अभी मैं हाँ सिचुएशन सर बता रहा समझ हूँ। गया ये रूल। अभी समझ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल समझ गए? यस आज सर। कोई भी बच्चा लीव नहीं करना क्लास से, पूरा समझना है, कुछ भी हो जाए ध्यान रखना। किसी का नेटवर्क इशू हो रहा है तो री एंटर करना है, ऐसा नहीं कि 12 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। थोड़ा लेट तक खींचूंगा मैं, 12:30 बजे तक तो है ही, आग 10 मिनट आगे भी हो सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आज का, ध्यान रखना। ये छूटेगा तो आगे तकलीफ होगी। हाँ फैज बोलो बेटा। सर रिजल्टेंट हमेशा आर ही रहेगा क्या? नहीं, रिजल्टेंट के लिए सिंबल आप कुछ और भी बना सकते हो। रिजल्टेंट के लिए सिंबल कुछ और भी बना सकते हो। प्रणय बोलो बेटा, क्या तकलीफ है तुमको? ये रिजल्टेंट के लिए सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आर करो, आप सी लिख दो रिजल्टेंट के लिए। अभी मैं कुछ और डायग्राम बना रहा हूँ, वहां पे आपको बताना है कि ये कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, है ना। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ले ले लिया? लिया सर। ओके। पेज नंबर 2 अभी। हाँ, इस पे आपको देखना है, रिजल्टेंट बताना है। एग्जांपल्स है यहाँ पे, फाइंड रिजल्टेंट। डायग्राम ऐसे बने हुए, ये वेक्टर सपोज P है, ये R है और ये Q है। इसको लिखना है ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट डायग्राम। फिर सेकंड डायग्राम ये हो गया, ये वेक्टर A है, ये B है
ये सी है, ठीक है। थर्ड डायग्राम ये हो गया। ये वेक्टर हो गया आपका O A B, and this is vector B, this is Q, this is R. ठीक है, बताओ अभी फर्स्ट वाले में कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट कैसे लिखोगे फर्स्ट वाले का? P plus R is equals to सर क्यों आएगा रिजल्टेंट? P नहीं होगा ना बेटा, P प्लस R इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो P प्लस R इक्वल्स टू Q बनेगा। देखो अच्छे से, ये पहले वाले का हेड, दूसरे का टेल, रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड, ठीक है, समझ गए? सर अगर हेड टच रहेगा तब नहीं होगा ना एडिशन? क्या? जब हेड और हेड टच रहते तब नहीं होगा ना एडिशन, जब हेड और टेल अपोजिट रहेंगे तभी होगा ना? हाँ, मतलब आपको देखना ऐसे है कि एक के हेड में दूसरे का टेल आए, तब उनको ऐड करना, और रिजल्टेंट क्या होगा? पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक जाना है, ठीक है? ओके। ये दूसरे वाले में बताओ क्या बनेगा, सेकंड वाले पे? सर बी होगा, ए प्लस सी होगा A plus B equal to C रिजल्टेंट है। नो सर ए होगा, बी प्लस सी ऐड होगा। B इक्वल्स टू A, ऐसा लिखोगे? C प्लस हाँ सर। A। ये वाले पे बताओ कैसा लिखोगे? P result पी प्लस क्यू P इक्वल्स plus टू Q R। और R रिजल्टेंट। और इस पे कैसा लिखोगे? सर बी प्लस B plus A प्लस C इक्वल्स टू B, P, हाँ ठीक है? अरे ठीक है, देख लो अभी अच्छे से, हाँ समझ सर। गए नहीं? समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? no sir हाँ, तो ये तो सिर्फ आपने ग्राफिकली देख लिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते मैं पेज नंबर 3 पे आता हूँ, ठीक है? पेज नंबर 3 पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 2 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ले लिए? यस सर। Then पेज नंबर 3, देखो पेज नंबर 3 पे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, पेज नंबर 3 पे देखना। हाँ, अब मान लो यहाँ पर आपका ये वेक्टर है A, और A का जो मैग्नीट्यूड है ये सपोज 6 मीटर है। ये वेक्टर आपका B है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 4 मीटर है, और ये वेक्टर R है। तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा, और A और B के बीच में सपोज यहाँ पे आपको 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है, बट A और B के बीच का एंगल 120 नहीं है, ध्यान रखना। A और B हाँ सर 60 है। 60 है। तो अब ये बताओ आप R की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सोच के बताना है। एक एग्जांपल आपने ले लिया यहाँ पे, थोड़ा सोच के बताना है। ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये A का मैग्नीट्यूड है, ये B का मैग्नीट्यूड है, आपको R का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे आप देखोगे तो वेक्टर R इज वेक्टर सम ऑफ A प्लस B आएगा, आया ना? रिजल्टेंट A और B का है। हाँ जी सर। ठीक है,
अब आपको R का मैग्नीट्यूड 10 होगा, 10 मीटर, बी ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन। R का मैग्नीट्यूड 2 मीटर होगा, थर्ड ऑप्शन। R का मैग्नीट्यूड लेस देन 10 मीटर एंड ग्रेटर देन 2 मीटर आएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन जो R का मैग्नीट्यूड है ये 12 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, थोड़ा सोच के बताओ। R का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इसमें? A का मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है। ये R का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया था मैंने। R का मैग्नीट्यूड मतलब R, A का मैग्नीट्यूड मतलब A और B का मैग्नीट्यूड का मतलब B है। तो 10 मीटर। ये जो है ना, ये तो आपका वेक्टर सम आया, मतलब ये ग्राफिकल ही हो गया, मतलब आप। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या डायरेक्ट ऐड करोगे? यहाँ पे थोड़ा सोच के बताओ, क्या डायरेक्ट ऐड करोगे? नो सर। ये आंसर आएगा क्या 10 मीटर, या गलत है ये आंसर आएगा क्या? ये आंसर आएगा क्या? हाँ या ना में जवाब देना। ट्रायंगल देखो आप, ये ट्रायंगल की एक साइड ये 6 है, ये 4 है, तो क्या ये वाली साइड 10 होगी? हाँ सर। 10 होगी, ये आपने वाली साइड 10 होगी फॉर्मूला क्या? अरे थोड़ा सोच के बताओ जल्दी से, ये वाली साइड। सर वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू इन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ R इनटू R, आपने बताया था ना फॉर्मूला। क्या ये 10 आएगा दोनों को ऐड करके? क्या ऑप्शन ये करेक्ट आएगा? थोड़ा सोच के बताओ। सर आ सकता है। हाँ आ सकता है। आ सकता है। ट्रायंगल में ऐसा पढ़े हो आपने क्या? ट्रायंगल में ये 10 कब आता, अगर मान लो यहाँ तक आपका ये A रहता और फिर ये B रहता सीधा सीधा, ठीक है। और अगर मैं इसको रिजल्टेंट बोल देता कि भाई ये R है, यहाँ पे ये A और ये B, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू भी A प्लस बी लिखोगे, लेकिन R इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्ट आपका A प्लस बी आएगा। A की वैल्यू मान लो 6 है, B की वैल्यू मान लो 4 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तब ये आंसर 10 मिलता आपको। 2 कब मिलता, अगर मान लो ये A हो गया आपका और B वापिस लौट गए यहाँ तक, तो R कहां से कहां तक आएगा, ये R बनता आपका। दिस इज द R हियर। तो R वेक्टर के सम के फॉर्म पे लिखोगे तो A प्लस बी ही लिखना, लेकिन R की वैल्यू यहाँ पे A और फिर डायरेक्शन अपोजिट हो गया माइनस बी, सो दिस इज 6 माइनस 4 इक्वल्स टू। दिख नहीं रहा है। अगर ये वाला डायग्राम है तो 2 आएगा। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? देखो अभी अच्छे से। हाँ सर। तो फिर जो डायग्राम मैंने एक्चुअल में बनाया हुआ है वहां पर, क्या उसका आंसर आपको 10 दिखेगा कि 2 नो सर। या 10 से कम आएगा ना बेटा? ये लेंथ 10 से कम होगी ना, स्केल से मेजर कर लो ना, आया ना? 10 से कम आएगी और 2 से ज्यादा है। 10 से कम है और 2 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा ये इसके बीच में रहेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है R का, ये इसके बीच में आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 10 मीटर तो ऐसे केस में मिलेगा और 2 मीटर इस केस में मिलेगा। समझ गए? और 12 तो कभी हो ही नहीं सकता, 12 तो कभी हो ही नहीं सकता। 6 प्लस 4 को आप कैसे भी ऐड कर दो, 12 तो हो ही नहीं सकता है। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? सर मॉड क्या आया? क्या सर ये मॉड क्या है? का मतलब मैग्नीट्यूड होता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास में बताया है ना। मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, डायरेक्शन नहीं लेना है। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर यस। हाँ, तो ये क्लियर हो गया अभी कि कोई डाउट बचा अभी? यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक और अपन देखते हैं। मतलब आपको अगर R की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू
एग्जैक्टली क्या है ये तो बीच में बता दिया हमने, ठीक है। अगर आपको r की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो फिर आपको कुछ रूल और सीखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और हमको सीखना पड़ेगा, कोई फार्मूला देखना पड़ेगा कि r को हम कैसे निकालें, किस तरह से कैलकुलेट करें। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं बता सकते यहाँ पे, समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, ओके। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब पेज नंबर 4 पे हम जाने वाले हैं। नाउ पेज नंबर 4, अभी इसमें बताना, एक और एग्जांपल से लेते हैं हम। पेज नंबर 4 एक और एग्जांपल है। अगर मैं सीधे सीधे ये लिखता 3 मीटर प्लस 4 मीटर दैट इज इक्वल्स टू, कितना आएगा आपका आंसर? 7 मीटर, यस और नो? आया ना? Yes, sir. करेक्ट। लेकिन अगर मैं दूसरा लिख दूं 3 मीटर अलोंग ईस्ट प्लस 4 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो क्या इसका आंसर 7 मीटर आएगा? सही है गलत है? No, sir, नहीं आएगा। सर गलत है हाँ, सर। नहीं आएगा, ये नहीं गलत है आएगा। ये। सर ठीक है? 7 से कम और 1 से ज्यादा है ना? यस हाँ, सर। अभी देखो जैसे मान लो ये a इक्वल्स टू आपका 3 मीटर है और ये इधर पे b इक्वल्स टू सपोज आपका 4 मीटर है, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो वो a प्लस ए बी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, तो ये जो सम है दिस इज स्केलर सम, ये स्केलर सम है। और ये कौन सा सम है? दिस इज वेक्टर सम। मतलब ये 7 नहीं होगा, वेक्टर सम में आपको अलग से सोचना पड़ेगा, अलग से अलजेब्रा आपको सीखना पड़ेगा कि भाई वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, इसलिए तो वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन आएगा आपका ये ईस्ट हो गया इधर पे, ये वाला जो डायरेक्शन आपका इधर पे आपका ये नॉर्थ हो गया, तो इसका रिजल्टेंट ये बनेगा, दिस इज आर वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप आर वेक्टर को लिखोगे तो a प्लस बी लिखोगे, और अगर आपको r की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हो कि भाई यहाँ पे r का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। समझ गए कि नहीं? r का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो 5 मीटर है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आप बता सकते हो। हाँ या ना में जवाब देना, Yes, sir. यस सर। है ना? लेकिन अगर एंगल कुछ और बनता है, जैसे यहाँ पे मैं तीसरा केस ले लूं, जैसे ये आपका हो गया a इक्वल्स टू 3 मीटर इस डायरेक्शन पे, और ये b हो गया आपका दैट इज, इसको 4 मान लो आप और इसको 3 मान लो, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये मान लो आपका 4 मीटर है इधर पे और ये 3 मीटर है, और यहाँ पे आपका मान लो 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो क्या अब ये r की वैल्यू कितनी आएगी? क्या अभी भी ये 5 होगा कि 7 होगा कि कुछ और होगा? तो कुछ और होगा। कुछ और होगा, है ना? तो अब आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर कुछ और हो सकता है। हाँ, तो r की वैल्यू क्या 7 आएगी? 7 मीटर सही है कि गलत है? सेकंड ऑप्शन r की वैल्यू क्या 1 मीटर आएगी? थर्ड ऑप्शन क्या r की वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर रहेगी? एंड फोर्थ ऑप्शन क्या r की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 7 मीटर एंड ग्रेटर देन 1 मीटर? सर चौथा आंसर। Fourth option. तो फोर्थ वाला। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है? इसको निकालने के लिए फिर आपको वेक्टर एडिशन के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। Sir, और but you अगर need आप to- वेक्टर को ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो r की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, लिखने का तरीका वेक्टर में यहाँ पे लिखने का जो तरीका है, ये जैसे O है, ये A है, ये B है, यहाँ पे r वेक्टर को आप लिखोगे ऐसे ही a प्लस बी,
लेकिन यहाँ पे अगर a प्लस बी लिखा है तो डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपने a प्लस बी लिखा है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू 5 मीटर है और यहाँ पे r की वैल्यू 5 मीटर नहीं है। समझ गए? मतलब मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आपको कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे। समझ गए या नहीं? सर उसमें एंगल 90 डिग्री का था इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया ना। हाँ, 90 डिग्री हमें अगर एंगल दिख रहा है तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो, सोच सकते हो सीधे सीधे। समझ गए या नहीं? हाँ सर 90 समझ गए। हाँ, 90 डिग्री में दिख रहा है तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 90 डिग्री में नहीं दिख रहा है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अभी एक और एग्जांपल। हाँ सर। हाँ, एक और एग्जांपल जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम तो लिखोगे। मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. देन पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 5 पर एक और एग्जांपल है। यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर। ये हो गया यहाँ पे वेक्टर a और ये हो गया यहाँ पर वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर c। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा है। इस पे a का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4 मीटर, b का मैग्नीट्यूड आपको 5 मीटर दिख रहा है और c का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 3 मीटर दिख रहा है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो a का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल a लेटर, b का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली b लेटर एंड c का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली c लेटर होता है। पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में देखो, कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म पे इसको ऐड कैसे करोगे बताओ जल्दी से। वेक्टर फॉर्म a plus c equals to b। यहाँ पे क्या लिखोगे? सर पाइथागोरस लगाएंगे। a ये सर वही पाइथागोरस। b इक्वल्स टू c लिखोगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर। लेकिन a का मैग्नीट्यूड 4 है, क्या डायरेक्ट आप 4 प्लस ये 5 इक्वल्स टू 3 बनेगा? बनेगा क्या कभी? नो सर। नो हाँ, नो सर। ये कभी भी सर नहीं उसके लिए पहले आएगा। वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। क्या हाँ सर। वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर निकालना वेक्टर, पड़ेगा वेक्टर। उसके लिए। हाँ, ये तो ठीक है, ये राइट है, दिस इज द राइट। मतलब ये जो टर्म लिखा हूं मैंने ये राइट है, पर क्या ये भी राइट है? ये wrong नो है। सर। ये राइट नहीं, ये तो रॉन्ग है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, लेकिन Clear, अगर sir. आप पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं, बट इफ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो फिर आप लिखोगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इज द करेक्ट, ये ठीक है। लेकिन आप क्या नहीं लिख सकते, b इक्वल्स टू a प्लस c नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ये सही, ये तो वेक्टर है। मतलब आपका जो नॉर्मल अलजेब्रा अभी तक आपने पढ़े हो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आपको नए तरीके से अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा जिसको आप वेक्टर अलजेब्रा बोलते हो। समझ गए या नहीं? मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें फार्मूले में हमको रख के देखना पड़ेगा ऐसा। तो ये तो गलत है, यहाँ पे आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। ये ठीक है, दिस इज द करेक्ट, ये पाइथागोरस थ्योरम आपका ये करेक्ट है। ठीक है। और अगर आप b इक्वल्स टू a प्लस c लिख रहे हो या फिर आप a प्लस b इक्वल्स टू अगर आप c लिख रहे हो तो ये भी गलत है यहाँ पे। तो मतलब आपको कुछ अलग तरह से अलजेब्रा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। जवाब देना भाई। यस सर। हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है यहाँ पे। आप वेक्टर फॉर्म पे जब लिखोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी आएगा।
मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर आप मान लो यहां पर से पहले कितना चले, ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, पहले आप यहां से यहां तक चले, कितने मीटर चले, 4 मीटर, फिर आप यहां से मुड़ गए और मुड़ के इधर आए, कितना चले, 5 मीटर, तो आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, आप सपोज इफ वी स्टार्ट एट O, अगर हमने O से स्टार्ट किया, देन मूविंग along O to A by 4 meter, then turn and move from A to B by 5 meter, then displacement कितना होगा, what is the displacement, then displacement कितना है यहाँ पे, displacement कितना, shortest distance between initial point ये, final point ये, then displacement is OC, that is equals to 4 meter, but distance कितना कवर हुआ, आप अगर distance की बात करोगे तो आपने 4 मीटर प्लस 5 मीटर चला, that is 9 मीटर, आपका distance कवर हुआ 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। 4 मीटर कैसे हुआ? अरे डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा कि नहीं, ये वाला, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो ये 4 मीटर है, जबकि डिस्टेंस इतना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर बट डिस्टेंस इज 9 मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई क्लियर हुआ या नहीं? हाँ फैज बोलो बेटा। सर वो तो OB है ना, लेकिन क्या? सर वो हाँ सर, मैं भी वही पूछ रहा था, वो तो भी है सर ना। मैं भी वही बोलने वाला था। हाँ सी है नहीं, बी है, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दिस इज OB। ओके ठीक है, समझ गया सर बट OA 4 मीटर है, लेकिन OB कैसे 4 मीटर हुआ? यस सर, वही तो सर। ए भी, अच्छा ये कितना है यहाँ पे, एक मिनट, ये कितना 4 मीटर, ये कितना 5 मीटर और ये कितना 3 मीटर, 1 मिनट, तो दिस इज 3 मीटर। अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। अभी ठीक है सर। ओके क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस क्लियर हो गया अभी कि कोई डाउट बचा अभी पूछो जल्दी से, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, 1-2 मिनट रुका हुआ, सब कुछ देखो यहाँ पे। और देन पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। अब यहाँ पे अपन देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया आपका वेक्टर B, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, A और B के बीच में, ये एंगल नहीं होता, ये एंगल होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, दिस इज वेक्टर B, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये रहेगा आपका, दिस इज वेक्टर R, और रिजल्टेंट का A के साथ में मान लो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर R किसके बराबर लिखोगे, दैट इज A प्लस B, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R ये अब आपको निकालना कितना होगा। तो आप वेक्टर के सिंबल के फॉर्म पे ऐसा लिखोगे, लेकिन जब आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा, और इसके लिए एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमको करना है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये आएगा, मान लो यहाँ पे कोई राइट ट्रायंगल है, इस तरह से, ये साइड B है और ये एंगल थीटा है, ये X है सपोज और ये Y है,
तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x अपॉन b। तो x की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा, और sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे अपन, y अपॉन b। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, b sin थीटा। तो इसको देखो यहाँ पे, ये समझ गए या नहीं, जो बॉक्स में लिखा हुआ है इस राइट ट्रायंगल पे, सर राइट, समझ गए सर वन मोर टाइम, सर वन मोर टाइम, क्या? सर वन मोर टाइम बताइए ना सर, वो बॉक्स वाला। अरे cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं ना, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये हो गया कि यहाँ एक ट्रायंगल बना दो ऐसा, वो ये A और ये B है आपका, और ये वाले पॉइंट को तुम C ले लो, समझ गए या नहीं? अब आप इसको X मान लो और इसको Y मान लो, मान सकते हो या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो अब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में O C और B में राइट ट्रायंगल बन गया, मतलब अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज b cos थीटा, और y की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, b sin थीटा। देख लो अभी यहाँ पे ये साइड में बॉक्स बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आया ना, Yes, sir. समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दें। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल, कौन सा वाला ले रहा है आप, OCB, BAC, हाँ OCB। OCB। तो इसका मैग्नीट्यूड R हो गया आपका, दैट इज OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिखोगे या नहीं? तो OB स्क्वायर मतलब R स्क्वायर बन गया, और OC मतलब ये वाली वैल्यू आपकी A है, तो ये A प्लस x लिखोगे, स्केलर सम कर रहा है, वेक्टर नहीं लिखना है आपको, और प्लस y का स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे आप। और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास में, ये a प्लस एक्स की जगह में आप क्या लिखोगे, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली स्टेप देखना, ये वाली स्टेप देखना, समझ गए या नहीं? ये वाली स्टेप देखो, इतना डिस्टेंस Yes, किसके sir, बराबर समझ आ गया। गया, यहाँ तक a हो गया और यहाँ तक x हो गया। तो OC की वैल्यू आपकी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और BC मतलब कितना, y, और फिर आपने वैल्यू पुट कर दी। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर समझ Yes, sir. यस सर। हाँ, समझ गए या नहीं? ये सर चला गया दिमाग में। चला गया पूरा अच्छे से? हेलो, हाँ सर। किसी को हाँ डाउट है सर। तो मैं रुक जाता हूँ, डाउट है तो पूछ लो, अभी रुक जाता हूँ। सर डाउट नहीं है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप जब सॉल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और ये वाला बन जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b फिर 1 होगा ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2ab cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 1 1 1। 1। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया कि नहीं, r स्क्वायर आया ना? यस। तो यहाँ से आप अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर पे रूट लगा दोगे कि नहीं लगाओगे? तो r की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं, दैट इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला आ गया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। तो इस फार्मूले से अब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ ये हो सर। गया, ये फार्मूला बन Yes. गया आपका, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर, सिर्फ वो एरो लगा दो ना। कहाँ पे एरो लगा दूं? सर मतलब नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा एरो बना दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक। ये लास्ट तक यहाँ तक आ गया, अभी सबसे लास्ट में r स्क्वायर तक दिख रहा है आपको?
और Yes, आर sir. आर के बाद में मैंने जो आर का मैग्नीट्यूड लिखा है, बॉक्स बनाया जिसमें रेड कलर के पेन से, उसको सबसे लास्ट में लिखना। और अभी इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको नोट बना के दिख दे रहा हूँ। तो डेरिवेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बट डेरिवेशन इसलिए बता दिया मैंने यहाँ पे, अगर मान लो स्कूल एग्जाम में आ गया तो आप प्रूव कर सकते हो। और लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए या फिर हमको आगे समझने के लिए हमारे लिए सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। यस सर। रुका हुआ हूँ, एक बार और देख। छोड़िए सर। ओके, अभी रिजल्टेंट का एंगल, ये रिजल्टेंट आपको दिख रहा है, ये रिजल्टेंट का ए से एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है वो अगर हम देखें तो एंगल को कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, नाउ tan अल्फा लिखना। tan अल्फा इक्वल्स टू, ये वाले राइट ट्रायंगल में देखो, tan अल्फा की वैल्यू आएगी y अपॉन a प्लस x। हाँ या ना, जवाब देना। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे समझ गए? और अगर ऐसे भी नहीं समझे तो BC डिवाइडेड बाय OC, एडजस्टमेंट BC डिवाइडेड बाय OA प्लस AC आप लिखोगे। तो tan अल्फा की जो वैल्यू है, अब आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हो, दिस इज पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 है। tan अल्फा किसके बराबर आएगा? tan अल्फा कैसे लिखोगे? tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बन गया आपका b sin थीटा अपॉन बेस आपका बन गया यहाँ पे a प्लस b cos थीटा। तो अल्फा को आप लिख सकते हो tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के फॉर्म पे। ठीक है, समझ गए? और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है r, इसका फार्मूला आपके पास में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ये समझ गए हो या नहीं? समझ गए हो या नहीं? ठीक है। हाँ बेटा फैज बोलो। सर समझ गया। हाँ ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लूंगा मैं। अब सीधे सीधे मैं नोट पे लिख देता हूँ आप लोगों को। तो आगे से आपको इतनी कहानी नहीं करना है। अब मैं ये जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान में रखना आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज पेज नंबर 8। अभी जितना किए अपन ने फार्मूला डेरिवेशन, आपको फार्मूला डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे करोगे। ठीक है, फार्मूला डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपके लिए अब एक नोट पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो ये फार्मूला बनेगा आपका। फार्मूला क्या बनेगा कि ये वेक्टर ए है, मान लो ओ से लेकर ए तक, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ए और बी के बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। तो ये वेक्टर बन गया आपका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का ए के साथ में एंगल बन रहा है कितने का? अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, देन सबसे पहले तो आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का। ए का मैग्नीट्यूड को आप ए से डिनोट करोगे, बी का मैग्नीट्यूड को आप बी से डिनोट करोगे, और आर के मैग्नीट्यूड को आप आर से डिनोट करोगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो एंगल आप देखोगे यहाँ पे tan अल्फा, देखो tan अल्फा लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखना। tan अल्फा कैसे लिखोगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखो। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। tan अल्फा sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखो, tan के लिए जाते हैं। अब अल्फा किसके साथ में एंगल दिख रहा है आपको? ए के साथ में दिख रहा है। अल्फा इज द एंगल विद ए। तो यहाँ पे आप बी का मैग्नीट्यूड लिख दो पहले। अब सोचोगे बी से बी कट गया, क्या हुआ?
लेकिन डिनोमिनेटर में आप अब a को ऐसे ऐड कर देना। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब इसमें कुछ स्पेशल केस भी हो सकते हैं कि अगर ये वैल्यू थीटा की वैल्यू आपकी, देखो अभी स्पेशल केस क्या बनेंगे, यहाँ पे स्पेशल केस ये आएंगे, ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू में स्पेशल केस ऐसे बनेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये घूम के इधर आ जाए, हाँ या ना? 0 डिग्री मतलब ये सीधा ऐसा रहे और 90 डिग्री मतलब ऐसा रहे। तो अगर ये स्पेशल केस आपके बनते थीटा के, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो डायरेक्ट आपको a प्लस बी करना है मैग्नीट्यूड के लिए। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और अगर 180 डिग्री है तो r की वैल्यू मॉड के अंदर a माइनस बी लिख देना। समझ गए? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मान लो b की वैल्यू बड़ी है तो b में से a को सब्ट्रैक्ट कर देना, या फिर a की वैल्यू अगर बड़ी है तो a माइनस बी कर देना, इसलिए मैंने सर मॉड लगा दिया है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर, तो फिर ये फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा वाला? ये जो आपने अभी पढ़ा है? ये ये फार्मूला तो यूनिवर्सल हो गया ना, कोई भी एंगल हो, चाहे 0 डिग्री का हो, 90 का हो, 180 का हो, हर कहीं यूज कर सकते हैं इसको। तो अगर मान लो 0 डिग्री पे आप वैल्यू देखते हो, देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज cos 0? cos 0 इज +1। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। यहाँ पे अगर तुम +1 रखोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फार्मूला बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा वहां पे। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, ये यहाँ पे आप +1 पुट कर दे फिर। नहीं समझा ठीक है, अगर मान लो तुम क्या वैल्यू पुट सर। करते हो? tan थीटा से एक बार फिर से बताइए ना। ये तो हो गया फिक्स। अब ये थीटा में ये स्पेशल केस है, दिस इज स्पेशल केस। स्पेशल केस या तो 0 या 90 या 180। अगर 0 है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, a प्लस बी कर दो। अगर 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो क्या कर दो? a माइनस बी कर दो। समझ गए? समझ गए या नहीं? ये हाँ समझ सर। सर बट 0 डिग्री का कैसे रहेंगे एंगल? अरे 0 डिग्री ऐसा रहेगा कि ये बी ऐसा है, अभी ऐसा बना दो 0। ऐसा अगर आ गया तो फिर 0 डिग्री नहीं बनेगा। हाँ सर सही। ये हाँ सर, जो आपने स्ट्रेट लाइन वाला बताए थे ना। हाँ, और ये बी है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको? अभी ये ए हो गया, ये बी। हाँ, तो ये 0 डिग्री का बन गया ना, यहाँ पे आर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और 90 डिग्री में ये एक ऐसा हो गया और ये एक ऐसा हो गया बी, और ये हो गया, तो रिजल्टेंट ये बन जाएगा आर आपका। ठीक है, और 180 डिग्री में ये ए इधर बन गया और बी वापस लौटा दिए तुमने, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो कहां से कहां तक का रहेगा? ये रिजल्टेंट रहेगा आपका। समझ गए? समझ गए या नहीं? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट अभी? नो नो डाउट। सर, नो डाउट। No, sir. हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। देखो अभी कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अभी यहाँ पे, पेज नंबर 9। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। देखो क्वेश्चन ये इस तरह से आएगा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। फाइंड वेक्टर आर। जब वेक्टर आर बोला गया है तो क्या निकालना आपको? दैट इज वी हैव टू फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर। जब भी किसी वेक्टर को निकालने के लिए बोला जाता है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है और डायरेक्शन भी निकालना होता है, दोनों चीज निकालनी है। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे 8 न्यूटन दिया हुआ है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे 6 न्यूटन है और जो एंगल है वो ये 60 डिग्री का है दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट ये बनेगा आर यहाँ पे, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। समझ गए? तो लिखोगे कैसे? वेक्टर आर एक्चुअल में वेक्टर ए प्लस बी है, फिर आप अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या है आपके पास में? आर का मैग्नीट्यूड दिस इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 6 स्क्वायर 2 into 8 into 6 और cos 60 डिग्री। समझ गए कि नहीं? यस समझ गए इतना? यस। अब आपको वैल्यू पुट करना है, अब आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे, ये सेकंड कैलकुलेशन है अपना मैग्नीट्यूड निकालने का, तो दिस इज 64 प्लस 36 2 into 48 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 148 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू रूट 148 है। अब आप रूट 148 को चाहो तो वैसे ही छोड़ दो और चाहो तो सिंपलीफाई करके लिख दो कि भाई रूट 148 कितना होता है। 12 जा कितना होता है 144, तो ये लगभग आएगा 12.2 न्यूटन के आसपास। ठीक है, देख लेना सॉल्व करके 12.2 न्यूटन या 12.1 न्यूटन। ठीक है, तो समझ गए? यस। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए ये एंगल चाहिए आपको अल्फा। तो तीसरा कैलकुलेशन आएगा tan अल्फा। तो tan अल्फा के लिए आप पहले लिखोगे sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। पहले क्या लिखोगे b और यहाँ ऐड करोगे a, फिर वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है 6 और sin 60 कितना हो गया √3/2, ये कितना 8, 6 into 1/2। तो सॉल्व करने पे ये बचेगा 3√3 और 2 3 या 6, ये बचा आपका 11। तो जो थर्ड पार्ट था आपका tan अल्फा किसके इक्वल आ गया आपका सॉल्व करने पे? tan अल्फा 3√3/11। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√3/11। इतना लिखकर छोड़ दोगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो आपने उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और ये अल्फा एंगल बन गया किसके साथ में? ए के साथ में। आपने डायरेक्शन भी बता दिया, तो दोनों कैलकुलेशन आपके हो गए। समझ सर वो गए? आर को अंडर रूट में नहीं रख सकते? हाँ, वहां पर भी छोड़ सकते हो, अंडर रूट में भी। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए हुए, ऑप्शन कैसे दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना भाई। समझ गए? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है अभी भी? क्लियर हो गया, डाउट है? क्लियर नो डाउट सर। सर क्लियर है। ओके, अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्या a प्लस b को? क्या 8 + 6 14 नहीं आ सकता है क्या? 8 प्लस 8 + 6 14। ए प्लस बी डायरेक्ट हाँ सर, नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना बेटा। इतना पढ़ाने का मतलब क्या हुआ फिर? अगर डायरेक्ट ही ऐड करना होता तो वेक्टर पढ़ने की क्या जरूरत थी? हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था। समझ गए? डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मान लो आप ओ से ए तक चले और ए से बी तक चले, आपने कितना डिस्टेंस चले ये पूछा रहता तो फिर डायरेक्ट आंसर आपका 14 मीटर आता। लेकिन अगर मान लो आपने पहले 8 मीटर चले ओ से ए तक, फिर वहां से टर्न हुए आप 60 डिग्री,
पे और फिर चले आप 6, तो फिर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके लिए आप ऐसा नहीं बता सकते हो ना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ इसका, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सर। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन देखते हैं जो जिससे और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा क्यों अपन ऐसा करते हैं। दिस इज पेज नंबर 10। देखो दिस इज पेज नंबर 10 अब आपका। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड he moved along east by 10 meter, ठीक है, या 8 meter, then he turns to 37 degree north of east and move by 10 meter, then find his distance travel and displacement. Find his distance and displacement from initial point. Displacement from initial point. ये क्वेश्चन हो गया आपका। समझ गया क्वेश्चन? देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ अभी क्वेश्चन समझ गए या नहीं। A person start sir, from समझ गया। certain point and then he move along east by 8 meter, then he turns to 37 degree north of east and move 10 meter. Find his distance and displacement from the initial point. समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. प्रणय चला गया क्या? बहुत सारे। प्रणय थोड़ी देर बाद चल जाना, थोड़ा सा और बताने दे, ठीक है प्रणय? सर 6 लोगों ने लीव कर दिए। हाँ वो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं यार, मैंने मना भी किया हूँ फिर भी अभी तो कुछ हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अभी 6 लीव करते हैं। देखो भाई अपने को थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा अभी। अब अपन ज्यादा वो सर ये लोग जा तो भी सकते हैं, बेड से उठ क्या नहीं सकता, ऐसी हालत है मेरी तो। क्या हो सकता है? ये लोग जा तो भी सकते हैं सर। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग? अभी कोई डाउट अभी इस पे? देखो जिसका अगर किसी कारण से मिस भी हो रहा है ना तो वो वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। आज का वीडियो लेक्चर जहां से छूटा वहां से देख लेना, जिसका पूरा ही छूटा तो पूरा ही देखना, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको आगे। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले फ्रेम बना लो। यहाँ पे ये ऐसा फ्रेम बना दी, आया ना? इधर पे आपने ले लिया ईस्ट और इधर पे आपने ले लिया नॉर्थ। समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? आप पहले ये फ्रेम बना लो, ईस्ट और नॉर्थ, इधर पे आपका साउथ बन गया, इधर पे आपका वेस्ट बन गया। यहाँ से ये पर्सन स्टार्ट हुआ चलना। अरे भाई समझ गए? ओ से उसको ओरिजिन भी मान सकते हो। तो यहाँ से ये पर्सन पहले कितने मीटर चला यहाँ तक, ओ से लेकर ए तक ये चला 8 मीटर, ठीक है। ओ से ए तक 8 मीटर चला और ए से फिर ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या? पहले नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब बताओ जल्दी से। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? सर ईस्ट की तरफ। नहीं ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ा है। कितने डिग्री मुड़ा है यहाँ पे? 37 डिग्री मुड़ा है ना ये, और ए से बी तक पहुंचा और कितने मीटर चला यहाँ पे? 10 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अभी समझ गए कि नहीं?
हाँ या ना? यस सर समझ गए। ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। O से लेकर B तक का ये डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्टेंस चला, ये डायरेक्ट बता सकते हो डिस्टेंस कितना चला है? डिस्टेंस चला 8 + 10 दैट इज 18 मीटर। 18 मीटर। 18 मीटर का डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप सीधे सीधे नहीं बता सकते। मान लो ये आपका वेक्टर A है और ये वाला वेक्टर B है और ये वाला वेक्टर आपका R है। चाहो तो आप S भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, S। सर आप एक और बार डायग्राम समझाइए ना प्लीज। क्या वो डायग्राम फिगर। डायग्राम एक बार और बताऊं? पहले हाँ सर। हम ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। बना लिए? अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो ना। ये ईस्ट की हाँ लाइन सर। हो गई, ये नॉर्थ वाली लाइन हो गई। इसके बाद आप पर्सन को यहाँ पे मान लो। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, तो सर्टेन पॉइंट आप यहाँ पे ले लो। यहाँ से पहले ईस्ट की तरफ चला, कितना चला? 8 मीटर। फिर यहाँ से मुड़ा, ये देखो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब समझ गए? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब समझ गए या नहीं? यस सर, ईस्ट से नॉर्थ तक ना। हाँ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ा 37 डिग्री, ठीक है। यस सर। समझ गए अभी? यस सर। हाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना दिख रहा है आपको। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या डायरेक्ट बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट की? फार्मूला लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना हो गया? अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो डायरेक्ट OA + AB करना है। दिस इज 8 मीटर + 10 मीटर करना, दैट इज इक्वल्स टू 18 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट S में भी आप डायरेक्ट OA + AB कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको No, sir, वेक्टर नहीं कर सम सकते करना ना। पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब आएगा डिस्प्लेसमेंट। सर हम डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? हाँ, डिस्टेंस डायरेक्टली निकलेगा ना बेटा। ये चले डिस्टेंस निकल गया आपका। डायरेक्ट ऐड करना डिस्टेंस के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको वेक्टर मेथड पे ही जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट S कैन बी रिटन एज वेक्टर A + वेक्टर B। तो ये ग्राफिकल हो गया, ग्राफिकली पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा A² + B² 2AB cos थीटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में A और B के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 37 डिग्री का। वैल्यू पुट करो। सर बट cos 37 कैसे निकालेंगे? आया हूं ना, cos 37 की वैल्यू याद है किसी को कि नहीं है? नहीं सर। cos 37 की वैल्यू याद है किसी को? चलिए एक 36 पता 36 याद पता होगा आपको। 37 है ना बेटा, मैंने देख, ये 37 डिग्री है, ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा। एक राइट ट्रायंगल बताया था आपको, याद होगा। एक राइट ट्रायंगल बताया था मैंने, एक राइट ट्रायंगल बताया था आपको इस तरह से कि यहाँ पे अगर 37 डिग्री है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। याद आया कि नहीं? याद आया? नो सर। तो cos 37 डिग्री इक्वल्स टू होता 4/5। नहीं आया याद? ट्रिग्नोमेट्री वाली कॉपी रखी अभी? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सर याद आ गया। हाँ सर रखिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाली कॉपी रखी साथ में क्या? ये एंगल 37 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका 53 डिग्री, ये 4, ये 3, ये 5, ऐसा बताया था मैंने। तो cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। याद रखना, ये ट्रायंगल याद रखो आप, तो ये बहुत यूज में आता है ये अपना। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब आप यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज 64 + 100 प्लस 8 2 जा 16 × 10 और cos 37 हो गया आपका 4/5। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 164 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8 एंड 128। 128 + 164
292 292 यस सर 292 मीटर है ना। और यस सर। 292 कितने का स्क्वायर रूट है? परफेक्ट तो नहीं है ये। परफेक्ट मीन सर 16.32 कुछ तो होगा। 15 का नहीं ना, 16 का कितना होता है? 256। 256 17 का कितना होता है? सर 17.1 सर 17 का होता है 289 289 17 से ज्यादा है। 18 का 324 होता है, तो 18 तो हो ही नहीं सकता। सर 17.1 हाँ 17.1 के आसपास कुछ मिलेगा। समझ गए अब? अरे समझ गए? Yes, sir. समझ गए या नहीं? समझ गए? यस सर। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अभी एंगल निकालना बचा। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। देन पेज नंबर 11। अब ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। अब एंगल चाहिए भाई, बिना एंगल के पता नहीं ना कि कहां पे है, तो एंगल अल्फा हो गया। तो यहाँ पे आपका आएगा tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू पहले लिखोगे आप sin 37 डिवाइडेड बाय cos 37। अल्फा इसके साथ में एंगल है, मतलब आप tan प्लस यहाँ पे 8 लिखोगे। तो 10 sin 37 3/5 8 प्लस 10 इंटू 4/5 सॉल्व कर देना। 5 बन जा 5 5 2 जा 10 फिर ये 2, सो दिस इज 6/8 8 8 16। सो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/8, या अल्फा इक्वल्स टू आप लिखोगे tan इनवर्स 3/8। तो क्या बताओगे? पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है, पर्सन के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है √296 मीटर। और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ईस्ट से इतने डिग्री के एंगल पे है नॉर्थ की। 92 है। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 296 का रूट मीटर एंड ही इज 292 है। 292 है क्या? हाँ सर। He is अल्फा डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ अल्फा डिग्री के एंगल पे आपको ऐसा बताना पड़ता है। तो ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी समझ गए या नहीं? बताओ जल्दी से। हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए समझे सर सर। समझ गए सर। कोई डाउट किसी को? नो डाउट। नहीं। पक्का? नो डाउट। क्या बेटा? नहीं सर समझ गया। अरे tan इनवर्स को उतना ही छोड़ देना, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं पता ना। मान लो tan अल्फा की वैल्यू तेरे पास में √3 आती, तो tan की वैल्यू √3 कब होती? 60 डिग्री होती, तो आप डायरेक्ट बोल देते। लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं है कि भाई 3/8 कहाँ पे होता है tan की वैल्यू, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? अरे समझ गया फैज? हेलो, tan की वैल्यू, हेलो फैज बताओ जल्दी से,